हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक पे आए उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले साल तक इंडिया में हालत ऐसी बनी हुई थी कि एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, हम टू फ्रंट वार झेल रहे हो। इंडो चाइना बॉर्डर पर चाइना के द्वारा बहुत ही मूवमेंट तेज हो रहा है। इंडिया का सरदर्द हमेशा दो देशों से बना रहता है, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना। अभी मैं पाकिस्तान की हालत अगर बताऊं, जैसा कि आप जानते हैं बाढ़ की वजह से कितनी हालत खराब हो चुकी है। इस बाढ़ जैसी सिचुएशन में भी वहां पर पाकिस्तान के लोगों के साथ स्कैम हो गया। अब ये कैसे हो गया ये हम समझते हैं। पाकिस्तान के एक जज के द्वारा क्राउड फंडिंग से कुछ पैसे इकट्ठे किए गए, पब्लिक से और क्रिकेटर से और म्यूजिशियन से। इस पैसे को इसलिए इकट्ठे किए गए कि इस पैसे से हम डैम बनाएंगे। कुछ दिन बाद जब लोगों ने यह डैम के बारे में पूछा तो जवाब आया कि हमने डैम के अवेयरनेस के लिए ये स्कीम चलाई थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि इससे $40 मिलियन की फंडिंग इकट्ठी की गई, $63 मिलियन इसके ऐड चलाने में खर्च किए गए। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बुद्धिमान हो सकता है कि हम इसे अपनी पहली दुश्मन माने। अब हम कोई भी डिफेंस की रणनीति हम चाइना को ध्यान में रखकर बनाते हैं। अगर हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं तो पाकिस्तान उसके नाखून के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को चीन के द्वारा ही मदद मिलती है। चाइना इंडिया के बॉर्डर के पास अपने बॉम्बर को लेकर आ रहा है। चाइना अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके जवाब के लिए हम भी तैयार रहें, जिसकी तैयारी हमें करने की अभी से ही जरूरत है। इसी को काउंटर करने के लिए भारत रशिया से टुपोलेव Tu-160 बॉम्बर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। इस पूरी वीडियो में टुपोलेव Tu-160 बॉम्बर का नाम बार बार आएगा। इसका दूसरा नाम व्हाइट स्वैन भी है और इसे ब्लैक जैक करके भी पुकारा जाता है। इस पूरी वीडियो में हम इसे व्हाइट स्वैन के नाम से ही जानेंगे। यह पूरी दुनिया का सबसे विध्वंसक बॉम्बर माना जाता है, यानी कि सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अमेरिका का भी मानना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें बॉम्बर की क्या जरूरत है, हमारे पास तो ऑलरेडी राफेल, सुखोई, एचएल द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया तेजस। हमारे पास फाइटर जेट की कमी थोड़ी ना है कि हमें बॉम्बर की जरूरत पड़ गई। फाइटर जेट के साथ एक खराबी है, फाइटर जेट होते हैं वो टैक्टिकल होते हैं, दूर तक नहीं जा सकते। यह छोटे छोटे एरिया में इसे डोमिनेट करने के लिए, इसे रिफ्यूलिंग करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट बहुत दूर तक भी जा सकते हैं, और अगर इसे लीथल और स्टील्थ कर दिया जाए तो ये और ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। टैक्टिकल उस टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं जो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते और ज्यादा सर्विस सीलिंग नहीं कर सकते। आप जो ये देख रहे हैं यह एक फाइटर एयरक्राफ्ट है और यह टैक्टिकल है। ये ज्यादा दूर तक ऑपरेट नहीं कर सकता। इसे ज्यादा दूर तक ऑपरेट करने के लिए इसमें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं ये स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है। ये बहुत दूर तक डोमिनेट कर सकता है, लेकिन यह खतरनाक नहीं है। इससे हम बमों को नहीं गिरा सकते, इससे हम मिसाइल नहीं दाग सकते। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन अगर हम कहें तो उसे हम माना जाता है बॉम्बर, जो बहुत दूर तक भी जा सकता है और विमान साइज भी बहुत बड़ा होता है। टैक्टिकल के मुकाबले स्ट्रेटेजिक विमान बहुत साइज में बड़े होते हैं। इसमें फ्यूल कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है और वेपन को कैरी करने की भी क्षमता इसमें ज्यादा होती है। टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को पहले भेजने का कारण है कि सबसे पहले ये जाकर आर्मी बेस कैंप, पुल और स्टेशन जैसी चीजों को यह डिस्ट्रॉय कर दे ताकि दुश्मनों की कमर टूट जाए। इसके बाद हमें बॉम्बर की जरूरत पड़ती है और यहीं पे हमें काम आता है स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट, जो बहुत दूर तक डोमिनेट कर सके और बहुत ज्यादा मात्रा में वेपन कैरी कर सके। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एक बॉम्बर की। किसी भी दुश्मन एरिया में डोमिनेट करने के लिए सबसे पहले हम टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को भेजते हैं ताकि वो मेन जगहों को डिस्ट्रॉय करके। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक में क्या अंतर होते हैं। स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो बहुत दूर तक जा सकते हैं और टैक्टिकल जो बहुत कम दूर में डोमिनेट करने के लिए बनाया जाता है। इसीलिए हमें INS विक्रांत की जरूरत पड़ती है। इसी के जगह पर हमें स्ट्रेटेजिक विमानों को अगर इस्तेमाल करना हो तो यह बहुत ज्यादा खर्चीला भी होता है। हालांकि खर्चीला दोनों विमान होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले स्ट्रेटेजिक विमान थोड़ा ज्यादा खर्चीले होते हैं। टैक्टिकल विमान को भेजने के बाद उसके बाद हम बॉम्बर को भेजते हैं। बॉम्बर बहुत देर तक ऑपरेट कर सकता है और दुश्मनों को यह परमानेंट डैमेज करके आता है। उसकी बेस कैंप को डिस्ट्रॉय करके आएगा तो उसकी रडार काम नहीं करेगी। उसके बाद इस बॉम्बर को भेजा जाएगा, क्योंकि ये साइज बड़े होते हैं तो इसके रडार में आने की भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। इसी चीज को बचाने के लिए सबसे पहले टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है। टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों को अगर मिलाकर हम बात करें तो उसे ही हम कहते हैं Tu-160 बॉम्बर। यह बहुत तक ऊंचाई के साथ बहुत दूर तक भी जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा पेलोड कैरी करने की क्षमता होती है। इसमें बहुत सारी संख्या में बमों को ले जाया जा सकता है। यह दुश्मनों के इलाके में जब घुसता है तो यह पूरी तरह से दुश्मनों को परमानेंट डैमेज करके आता है। और जिस मकसद से इसे हम खरीद रहे हैं उस मकसद को यह आराम से पूरा कर सकता है, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में जो रीजन पड़ता है वह पहाड़ों वाला है। इसके लिए हमें ऐसी एयरक्राफ्ट चाहिए स्ट्रेटेजिक भी हो और लीथल भी हो, क्योंकि चाइना भी अपने बॉम्बर लेकर आ रहा है। कोई भी विमान अगर टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक होने के साथ साथ जब यह स्टील्थ हो जाता है तो यह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है।
और यह सारे गुण इसमें मौजूद है। यह दुश्मनों के इलाके में कारपेट बॉम्बिंग के लिए जाना जाता है। एक वार हमेशा चलती रहेगी स्टील्थ और रडार के बीच में, कौन बच सकता है और कौन पकड़ सकता है। स्टील्थ और रडार पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, फिर आपको समझाएंगे कि यह कैसे काम करता है, कैसे रडार पकड़ लेता है और कैसे स्टील्थ विमान बच जाते हैं। रडार को समझना हो तो इसकी हाल ही में एक रिसेंट एग्जांपल से हम समझते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा MiG-21 जब बालाकोट स्ट्राइक करने गया था तो वह पाकिस्तान के रडार में आ गया था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को चाइना द्वारा दिए गए एवॉक्स विमान उस समय निगरानी कर रहे थे। रडार में आने के कारण MiG-21 को काउंटर करने के लिए F-16 उधर से भेजा गया। ऐसा इसलिए हुआ था कि अभिनंदन के द्वारा उड़ाया जा रहे MiG-21 रडार में आ गया था, लेकिन व्हाइट स्वैन आने के बाद जितना चाहे उतना बम गिराकर यह वापस आ सकता है बिना रडार में आए। जब तक दुश्मनों को पता चलेगा कि यह आपदा कैसे हुई, तब तक व्हाइट स्वैन अपनी एयर स्पेस में आ चुका होगा। व्हाइट स्वैन के बारे में पूरी स्पेसिफिकेशन और इससे जुड़ी सारी जानकारी समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एयरफोर्स के चीफ अरूप राहा के द्वारा दी गई जानकारी, अरूप राहा ने एक हिंट के तौर पर जानकारी दी कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। रसिया ने इंडिया से कहा था कि भारत रसिया से कुछ भी खरीदना चाहे तो हम बेचने के लिए तैयार हैं। अगर यह बॉम्बर को खरीदने में इंडिया सफल होता है तो इंडियन एयरफोर्स की ताकत दोगुनी हो जाएगी। TU-160 बॉम्बर को यूएसएसआर के वक्त ही बना लिया गया था। जब तक यह सोवियत यूनियन था उसी वक्त इसे बनाकर पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। पहली फ्लाइट इसकी 1981 में हुई थी। यूएसएसआर 1991 में टूटकर अलग हुआ। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चाइना अपने H-6K बॉम्बर को लेकर इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रहा है। TU-160 बॉम्बर दुनिया की सबसे हेवी और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। इसकी डिजाइन टुपोलेव कंपनी द्वारा की गई है और इसकी प्रोडक्शन कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन, जो रसिया की कंपनी है, उसके द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी ने अभी तक 34 टाइप के 18,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बना चुका है। TU-160 बॉम्बर को सोवियत यूनियन के समय से ही रशियन एरोस्पेस फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में यूक्रेन की लड़ाई में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। कुछ न्यूज रिपोर्ट आई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि यूक्रेन के बॉर्डर के पास TU-160 बॉम्बर को देखा गया है। यूक्रेन में जाकर यह बम गिराकर वापस आ जाता था और यूक्रेन को पता भी नहीं चलता था। इस अकेला एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 4 क्रू मेंबर लगते हैं, एक पायलट और एक को पायलट। एक बॉम्बर जिसका काम होता है कि बॉम्ब को ऑपरेट करना, कि जब वह टारगेट के पास लॉक कर दिया जाए तो उसको रिलीज करना, और एक डिफेंस सिस्टम ऑफिसर जो इस सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। इसकी लंबाई 54 मीटर की है और इसका विंग स्पैन 55.7 मीटर की है। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 13.1 मीटर इसका हाइट है और इसका खुद का वजन 1.25 लाख केजी से ज्यादा है। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2,75,000 केजी का है। इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वह NK-321 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगाए गए। इसकी मिनिमम स्पीड 2220 किलोमीटर पर आवर की है और मैक्सिमम स्पीड 2.5 मेक की है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो बिना रिफ्यूलिंग किए यह 12,363 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसकी मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर तक की है। इसकी सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर से ज्यादा का है। सर्विस सीलिंग की रफ्तार 70 मीटर पर सेकेंड की है। 14,000 फीट पर मिनट यह ऊपर की तरफ जा सकता है। यह अपने अंदर 45,000 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है और इसके साथ साथ 6 गाइडेड क्रूज मिसाइल और 12 एयर टू ग्राउंड रशियन हाइपरसोनिक AS-16 किकबैक शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल कैरी कर सकता है। चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इस बॉम्बर की जरूरत पड़ेगी। मेन लैंड चाइना तक फाइट करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना के बॉर्डर तक पहुंचाना होगा और यह एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पैदा कर सकती है। हमें जरूरत है TU-160 बॉम्बर की जो लंबी दूरी तक फ्लाई कर सके। 2022 तक भी यह सबसे भारी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसका उपयोग बम्बार्डिंग के लिए किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ रूसी वायुसेना के पास है। इससे पहले इस प्रकार के बॉम्बर यूएस, रसिया, चाइना के पास ही था। अगर इंडिया में यह आता है तो यह दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होगा। यूएसए ने हिरोशिमा पर और नागासाकी में जो बम गिराया था वह बॉम्बर के द्वारा ही गिराया गया था। जब दुश्मन देश से युद्ध होता है तो मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन ये भी 100% नहीं होता। बाई चांस एक भी मिसाइल अगर उस धरती पर गिरी तो उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। जितने भी ताकतवर देश आप दुनिया में देखेंगे उसने अभी तक बॉम्बर का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा है। इतने हाई टेक फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बाद भी, इतने सारे एडवांस वेपन होने के बाद भी इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा जो बॉम्बर का इस्तेमाल अभी तक किया जा रहा है। बॉम्बर के होने से हम किसी भी समय पर कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। यह सिर्फ दुश्मन के इलाके में भेज दो और यह बम गिराकर चुपचाप चला आएगा। यह स्टील्थ होने के कारण दुश्मन के रडार में भी नहीं आता है। इसकी फोटो आप देख सकते हैं, यह पूरी सफेद कलर की होती है और बादल में जाने के बाद यह अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं पड़ती।
लेकिन आप कहेंगे फिर भी तो ये रडार में आ ही जाएगा, इसका डिजाइन इस प्रकार से किया गया है ये जल्दी दुश्मन के रडार में ना आए। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो कितने भी बड़े एयरक्राफ्ट को वह रडार में छोटा ही दिखता है, लेकिन जब वह नजदीक आता है तब उसे रडार में उसकी पूरी फिगर बनती है। तब तक यह बम गिराकर वापस आ जाएगा। इसकी स्पीड इतनी है कि यह दुश्मन की नजर में आने से पहले ही अपने एयर स्पेस में आ जाएगा। यह जब बम गिराएगा उस वक्त मिसाइल के मुकाबले बम को इंटरसेप्ट करना बहुत ही कठिन होता है, और तब तक यह दुश्मन की धरती को बर्बाद करके वापस अपनी लोकेशन में एंटर कर चुका हो। अब देखना यह है कि यह डील कब तक क्लियर होती है। इस डील को लेकर अमेरिका अपना कड़ा प्रतिबंध व्यक्त कर सकता है, लेकिन यह देखना है कि यह कब तक Tu-160 बॉम्बर इंडिया में आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।